नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो आज समझते हैं कि सॉफ्टवेयर के पर्दे के पीछे क्या चलता है, उसका गेम प्लान क्या है। आज हम मॉडर्न सॉफ्टवेयर के इसी ब्लूप्रिंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो आज हम इन 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की तरह सोचेंगे, सबसे बड़े डिसीजन से लेकर छोटी छोटी डिटेल्स तक। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो किसी भी टीम के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या एक ही बड़ा सा इंटरकनेक्टेड एप्लीकेशन बनाएं या फिर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस का एक कलेक्शन। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, ये स्लाइड मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज के बीच के कोर डिफरेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है विशाल फैक्ट्री यानी मोनोलिथ, जहां सब कुछ एक साथ होता है। शुरू करना आसान है, पर आगे जाकर कुछ बदलना बहुत मुश्किल। दूसरी तरफ है एक इंडस्ट्रियल पार्क यानी माइक्रो सर्विसेज, जिसमें हर वर्कशॉप अपने काम में एक्सपर्ट है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन हाँ, मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो? तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि Amazon और Netflix जैसी बड़ी कंपनीज माइक्रो सर्विसेज को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिलियंस और स्पीड के लिए अपनाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर उनका एक फीचर फेल भी हो जाए तो पूरी ऐप डाउन नहीं होती। सोचो कितना पावरफुल है ना ये कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। अब ये डायग्राम दिखाता है कि सारे टुकड़े एक साथ कैसे काम करते हैं। सिंपल रखते हैं। सोचो गेटवे एक बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है जो सारे ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है, और रजिस्ट्री वहां का डायरेक्टरी बोर्ड है जो बताता है कौन सा ऑफिस कहाँ है। इससे सिस्टम को हमेशा पता रहता है कि कौन सी सर्विस कहाँ मिलेगी। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब आपके पास इतनी सारी इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं तो उन्हें आपस में अजीब तरह से बिहेव करने से कैसे बचाया जाए और एक साथ काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाए। फोकस बना हुआ है? ये अगला बड़ा आर्किटेक्चरल सवाल है। जरा सोचो, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, पेमेंट, इन्वेंट्री चेक, शिपिंग, ये सब अलग अलग सर्विसेज हैं, तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होता होगा? यही सवाल हमें 2 अलग अलग पैटर्न्स की तरफ ले जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी एनालॉजी। देखो, एक तरफ है ऑर्केस्ट्रेशन, जहां एक कंडक्टर सभी म्यूजिशियंस को बताता है कि क्या करना है, और दूसरी तरफ है कोरियोग्राफी, जहां डांस फ्लोर पर हर डांसर दूसरे के मूव्स पर रिएक्ट करता है बिना किसी सेंट्रल कमांड के। अभी क्या सीखा बताओ? यही 2 तरीके हैं कोऑर्डिनेशन के। तो चाहे ऑर्केस्ट्रेशन हो या कोरियोग्राफी, इन सर्विसेज को आपस में बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है। और यहीं पर आते हैं एपीआईज। सिंपल भाषा में एपीआई 2 सॉफ्टवेयर को आपस में बात करने के लिए रूल्स का एक सेट है, बस इतना ही। और जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, एक लैंग्वेज है जिसका नाम है रेस्ट, जो पूरे वेब पर हावी है। देख रहे हो, लगभग 69% पब्लिक एपीआईज में इस्तेमाल होती है। ये तो क्लियर कट विनर है। इसी वजह से गूगल और Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनीज पुराने सोप प्रोटोकॉल से हटकर बहुत सिंपल और एफिशिएंट रेस्ट की तरफ मूव कर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि सोप का XML एनवेलप काफी भारी और स्लो होता है, जबकि रेस्ट हल्का और तेज है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो रेस्ट यूज करो। ये सिंपल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन को कितने शानदार तरीके से दिखाता है। आपका ब्राउजर, जो क्लाइंट है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे गेट मी दिस वेब पेज, और सर्वर उस रिसोर्स को वापस भेज देता है। यही सिंपल सा मॉडल पूरे वेब को पार देता है। इतना सिंपल पर इतना पावरफुल। एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद ओरेकल जैसी बड़ी टेक कंपनीज भी इसी अंजाम पर पहुंची। ये कोड इस बात का पक्का सबूत है। और यहां जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली डेटा को भेजने का एक हल्का और आसान तरीका है। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब हम रेस्ट लैंग्वेज के 2 सबसे कॉमन और अक्सर कंफ्यूज करने वाले कमांड्स पे जूम इन करते हैं, पुट और पोस्ट। तो सबसे जरूरी बात यह है, पोस्ट का इस्तेमाल कुछ नया बनाने के लिए करते हैं और पुट का इस्तेमाल उस चीज को अपडेट करने के लिए जो पहले से मौजूद है। पुट आइडेम्पोर्टेंट है,
यानी उसे 2 बार भेजने से भी रिजल्ट सेम रहेगा, जबकि पोस्ट से डुप्लीकेट एंट्रीज बन सकती हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओ। ठीक है, अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, जो इस मॉडर्न आर्किटेक्चर को काम करने लायक बनाता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? चलो आगे। इसका मतलब ये है कि सॉल्वर पिछली बातों को याद नहीं रखता। ऐसे समझो जैसे उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ना हो। इसीलिए क्लाइंट से सर्वर पर जाने वाली हर रिक्वेस्ट में वो सारी जानकारी होनी चाहिए जिससे सर्वर उसे समझ सके और प्रोसेस कर सके। हर रिक्वेस्ट एक नई शुरुआत है। और यहीं पर हम वापस शुरुआत में आते हैं। ये सारे बेनिफिट्स ही माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को इतना पावरफुल बनाते हैं, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, परफॉर्मेंस, सब कुछ स्टेटलेस होने से बेहतर हो जाता है। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। मोनोलिथ से स्टेटलेस माइक्रोसर्विसेज तक का ये सफर दिखाता है कि टेक्नोलॉजी स्पीड और स्केल के लिए कैसे अडैप्ट होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगला बड़ा बदलाव क्या होगा। तो आज हमने क्या सीखा, इसको रिवाइज करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।